अतुल जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। पानीपत में इंडस्ट्री का क्या हाल है? आप क्या देखते हैं यहाँ पर? उद्योगों का क्या हाल आपको नजर आता है? अभी जैसे श्री भगवान जी ने बताया कि पानीपत एक एमएसएमई इंडस्ट्री हब है। यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं अपनी कैपेबिलिटी पे ही काम करते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर मेनली जो समस्या है वो बिजली की, पानी की, पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मेन प्रॉब्लम्स है जिसपे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आज नई इंडस्ट्री को लगाना रियली एक चैलेंज है जिसमें सरकार को पूरा देखना चाहिए कि नए एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप हो सके और क्या वो उनको सब्सिडीज नए एंटरप्रेन्योर को दे सके और क्या उनको प्रोत्साहित कर सके। वो जहां तक भूमि की बात है, यहाँ पर आज लैंड इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर ही नहीं सकता। उसके लिए जो लो लैंड वैल्यू जगहें हैं उस पर CLU का बहुत अच्छा प्रावधान होना चाहिए जिससे जल्दी लोगों को CLU मिल जाए, लो रेट पे जमीन मिल जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर सके। और जो नई मशीन्स लोग लेते हैं आज की तारीख में, उसमें सब में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बिजली की रेगुलरिटी बहुत चाहिए, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो नई मशीन लेता है उस पर जो सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज तो दे रखी हैं बट वो सब्सिडीज आती नहीं है, तो वो सब्सिडीज आए उससे नया एंटरप्रेन्योर प्रोत्साहित होगा, वो अपना काम में उसको एक नई एनर्जी मिलेगी। कॉर्पोरेट्स को तो मिल ही जाता है किसी ना किसी तरह, MSME को कैटर करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। धन्यवाद। ठीक है, प्रीतम जी, क्योंकि समस्या बताई अभी अतुल जी ने, समाधान क्या हो सकता है? पानीपत जो है ये मेन टेक्सटाइल हब है। इसमें इंडस्ट्री के बारे में नॉर्मली मैं आपको बता दूं किस टाइप की इंडस्ट्री है। सबसे पहले हैंडलूम प्रोडक्ट है यहाँ पे। हैंडलूम प्रोडक्ट के बाद वी आर फेमस इन ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में फेमस हुए। उसके बाद ये मेन यहाँ पे ब्लैंकेट इंडस्ट्री आ गई। ब्लैंकेट इंडस्ट्री के बाद अब सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री आ रही है वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आ रही है पानीपत में, जो पूरी ग्रोथ कर रही है। और मेन जो हमें प्रॉब्लम उसके लिए आ रही है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर, वो जो हम नहीं मिला, हमें अवेलेबल नहीं हो रही। अगर कोई टेक्निकल बंदा हमने ट्रेंड करना है तो उसको अपनी इंडस्ट्री में अनट्रेंड को लगा के अपनी मशीनों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो ये काम हम कर रहे हैं ये काम सरकार को प्रायोरिटी में करना चाहिए। सारे काम हम अरेंज कर सकते हैं पर टेक्निकल स्किल्ड लेबर और टेक्निकल अनस्किल्ड लेबर दोनों तरह की बड़ी भारी तंगी है। रोजगार देने को हम तैयार बैठे हैं, हर चीज देने को हम तैयार बैठे हैं। तो मेरी सरकार से मेन सब काम बाद में होते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सबसे पहले हमें चाहिए कि इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें अमिटमेंट करे सरकार, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तैयार होकर आ रहा है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे पास आता है, उसका हम सिंपल मैकेनिकल इंजीनियर का हम इंटरव्यू लेते हैं। एक सवाल मैं उसको पूछता हूँ, इंच में कितने mm होते हैं? 90% इंजीनियर ये बता नहीं सकता। उसको पता नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दी होती या उसको बेसिक समझ के वो भूल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है इंडस्ट्री की, अगर हमने ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले हमें जो स्किल्ड लेबर चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो मेन पानीपत के ऊपर तलवार लटक रही है 30 सितंबर तक, सबको पता ही होगा भाई, मेन जो कोयले का यूज पानीपत में सरकार बंद करने जा रही है NCR में। और NCR में हमने काफी रिक्वेस्ट की, तो काफी अप्रोच भी लगाई, सब जगह हमने अप्रोच किया। तो सरकार ने अब ये डिसीजन ले लिया था, हरियाणा सरकार ने भी पानीपत तहसील को और मतलोडा तहसील को पानीपत से बाहर निकाला है, NCR से बाहर किया जा रहा है। ये 100% क्लियर हो चुका। पर पिछली बार अनलकली NCR की मीटिंग नहीं हो पाई, NCR प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। तो अपनी हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है किसी तरह से जोर, अपनी सरकार पूरा जोर लगाए और NCR प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हो और उसके अंदर डिसीजन हो जाए। तो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, कम से कम वो तो अटक जाए, नहीं तो ये बड़ी 20 तारीख के बाद आधी इंडस्ट्री बंद होने की उम्मीद हो जाएगी अगर ऐसे ये फैसला ना होता है। बिल्कुल, भीम सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रीतम जी ने कही कि बच्चा पढ़ लिख कर तो आता है, इंजीनियरिंग करके आता है, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर डाइंग एसोसिएशन से हैं और आपका कारोबार बहुत लंबे समय से भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हैंडलूम के लिए पानीपत को जाना जाता है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर कितना रोजगार का अवसर मिलता है और कितना युवा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता है? देखिए मैडम, ऐसा है, जहां तक प्रीतम सिंह की कुशल वर्कर तो चाहिए, एक समस्या है पानीपत की,
जहां तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, पानीपत में इतना रोजगार मिल सकता है, इतना रोजगार हम दे रहे हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। कहते हैं कि 75% हरियाणा ने स्कीम निकाल ली, हम कहते हैं 75 के आप 100 कर दो, पर वर्कर तो दो, हमें वर्कर तो दो, ट्रेन वर्कर तो दो। लेकिन उसमें अभी तक चल रही है डिस्कस सरकार की तरफ से, देखो कि क्या बढ़ता है, क्योंकि अभी तक ITI हमारी अंग्रेजों के जमाने से काम कर रही थी, प्रैक्टिकल में नहीं। लेकिन अब सरकार की सोच से कुछ चल रहा है। बाकी कुछ पानीपत में कुछ समस्याएं हैं और जिनके समाधान से भी हमारा बहुत कुछ हो सकता है। इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जी भी इसके बारे में काम कर चुके हैं। अभी एक पानी की बात चल रही थी, मैं बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बताता हूँ। जल ही जीवन है, बचपन से सुनते थे, मोदी जी ने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया कि पानी बचाने के लिए। तो आज मैं एक एग्जांपल देता हूं और मुख्यमंत्री जी ने भी मेरी बात को समझ चुके हैं, वो आए हैं, वो हमारे दोनों विधायक भी उठा चुके हैं। 30 MLD मतलब 3 करोड़ लीटर पानी हम ऐसा साफ करते हैं डेली, गंदे पानी से उठा के ऐसा साफ करते हैं और उसी पानी के दोबारा उसी गंदे नाले में डाल देते हैं। 3 करोड़ लीटर। हम इंडस्ट्री ने बोला कि ये 3 करोड़ लीटर पानी आप हमारे को दीजिए, हम नहर का पानी नहीं लेंगे टाइम के लिए, हम जमीन से नहीं निकालेंगे, जो हमने बंद भी कर दिया है, क्योंकि आने वाले जनरेशन हमारी है, पानी हमारी जनरेशन को चाहिए। और पर इंडस्ट्री भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे रोजगार पैदा होता है, हम इंपोर्ट कितना करेंगे चाइना से। तो उसके वो पानी के ऊपर मुख्यमंत्री जी खुद आए, फाइल भी बढ़ी, आज वो फाइल सरकार के किसी कोने में धूल चाट रही है। 3 करोड़। और हमने बोला हम पैसा भी दे देंगे, जो पानी आप हमारे को दोगे उसका पैसा भी दे देंगे। और लागत 5, 7, 10 करोड़, ज्यादा नहीं लागत थी, और इतना पैसा तो हम गवर्नमेंट को दे भी चुके होते। पर ऐसी समस्या है, लगता है कि जो सरकारी तंत्र है वो सरकार को फेल करना चाहता है, जो मुझे लगता है। ऐसा ही दूसरा एक अनाउंसमेंट का मुद्दा बार बार उठ रहा था। मैं बताता हूं कि उसमें सरकार ने पूरा, हमारे विधायक ने पूरा इंटरेस्ट लिया, मुख्यमंत्री ने बहुत लिया। इवन अब लास्ट एंड फाइनल स्कीम के ऊपर मुख्यमंत्री ने साइन भी करते हैं आज से 3 महीने पहले। उसके बाद हमारे अधिकारीगण उस फाइल को दबाए बैठे हैं, क्यों पता नहीं। मुझे लगता है ये सरकारी अधिकारी ही सरकार को फेल करना चाहते हैं। जहां तक आप रोजगार की बात कर रहे थे, मैं आपको अगर 5 साल पीछे ले जाऊं, पानीपत में 50,000 करोड़ का इंपोर्ट होता था। किस चीज का? बेडशीट का और ब्लैंकेट का। आज पानीपत में 1 पैसे का इंपोर्ट ब्लैंकेट और बेडशीट का नहीं होता, उल्टा इंडिया को तो हम सप्लाई करते ही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये पानीपत की पहुंच है। पानीपत ही एक ऐसा सिटी है जो चाइना को नीचे झुका सकता है। पर सरकार को हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अधिकारियों पे लगाम लगानी पड़ेगी। भाई सरकार को इनकी समस्याएं हैं, उनको आगे बढ़ो। पानी बचाने की बात है, NCR से बाहर करने की बात है। एक प्रीतम जी भी बात उठा रहे थे PNG की और कोयले की। कोयला 30 सितंबर से बंद हो रहा है, बंद तो हो रहा है, क्या इंडस्ट्री बंद कर दोगे? अगर मैं आपको बैक में ले जाऊं तो पहले सबसे हैंडलूम प्रोडक्ट इंडिया में बनते थे, फिर यूरोप में बनने शुरू हो गए जब इंडिया गुलाम हो गया। तो उसके बाद उनका दिखा हो तो पर्यावरण बहुत खराब हुआ था, उन्होंने एशिया में फेंक दिया। अब एशिया में फेंक दिया, कुछ चाइना ने लिया, कुछ इंडिया ने शुरू कर दिया, तो उससे पोल्यूशन तो होना था। पर भारत ऐसी स्थिति में है कि उसको साउथ अफ्रीका में नहीं फेंक सकता, क्योंकि रोजगार ऑल ओवर वर्ल्ड 31% टेक्सटाइल, जो पानीपत में 100% टेक्सटाइल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 31% रोजगार टेक्सटाइल देता है। ऑल ओवर इंडिया में 42% रोजगार टेक्सटाइल देता है। अगर हम टेक्सटाइल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या पोजीशन होगी? तो ये समस्याएं हैं और रोजगार की कोई समस्या नहीं है। हमारे को सरकार दे, हम इतनी इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानीपत में रोजगार की कमी नहीं रहेगी और हम तो बाहर के स्टेट से भी और वर्कर होंगे और आए हमारे पास। अतुल जी, सरकार से क्या क्या मांग है? क्योंकि अभी मैं समस्याएं तो बहुत सुन रही हूँ, रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मदद अगर सरकार कर दे तो आसानी हो जाएगी एक बिजनेसमैन के लिए। अभी जो मेन रिक्वायरमेंट है सरकार से, एक तो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आए, जग्स ना आए, इससे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बहुत ज्यादा खराब होती हैं। नंबर 2, भूमि के जो CLU है उसको बहुत इजी किया जाए, ताकि हम बड़ी इंडस्ट्री का रूप तो दे रहे हैं पर हमारे को बड़ी जगह नहीं मिल पा रही।
बड़ी जगह मिलने के लिए हम CLU अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी मिल नहीं पाती, तो उससे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पीछे हो जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो मेन तो मेरे को 2 ही मुद्दे लगते हैं जिसमें सरकार को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। प्रीतम जी, क्या आप अतुल जी की बात से सहमत है या फिर अन्य कोई आपके मुद्दे हैं जो सरकार ने उद्योगपतियों के लिए ध्यान देना चाहिए? पानीपत टेक्सटाइल सिटी है, हाँ। तो इसके लिए टेक्सटाइल में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, नई पॉलिसी अभी आने वाली है, टेक्सटाइल पॉलिसी सरकार की। वो उसमें कुछ डिले होता जा रहा है, पता नहीं किस कारण से हो रहा है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो टेक्सटाइल पॉलिसी लेके आए, कोई भी सरकार है, अब यूपी सरकार भी टेक्सटाइल पॉलिसी लेके आ गई, तमिलनाडु भी लेके आ गया, छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ भी लेके आ गया। इस टेक्सटाइल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और लाने में सरकार की तरफ से देरी हो रही है। सबसे पहले सरकार उसको लागू करे, उसके आते ही टेक्सटाइल के दूसरी स्टेट है उनके लोग भी यहाँ पे आएंगे, वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। और जो दूसरी बात है, जो मेन प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है, कोई इंडस्ट्री जब लगनी है तो उसको सबसे पहले तो जगह ही चाहिए। अगर जगह ही नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री लगेगी कहाँ? और हरियाणा में हमें खास दिक्कत है जगह लेके CLU लेने की। उसका कुछ सिस्टम चेंज होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए भी कोई भी इंडस्ट्री लगे, जैसे हम फ्री जोन में इंडस्ट्री लगा रहे हैं या कंट्रोल्ड एरिया में लगा रहे हैं, उसमें डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। आज हम फ्री जोन में इंडस्ट्री लगाते हैं, हमें किसी डिपार्टमेंट को पूछना नहीं पड़ता, हमें इंटीमेट करना पड़ता है। और हमें इंडस्ट्री जो CLU हो रही है इसमें भी हमें ऐसा ही होना चाहिए, हमें पूछना ना पड़े, हमें इंटीमेट कर दें वी आर गोइंग टू इंटीमेट। गवर्नमेंट ने जो बाई लॉज किए हैं वो हम पूरे सारे कर रहे हैं और इस जगह पे हम इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं और विद इन 1 मंथ और विद इन 15 डे हमें परमिशन मिल जानी चाहिए। ठीक है। भीम सिंह जी, क्योंकि अगर मैं अक्सर बच्चों से ये सुनती हूँ कि जॉब करने के लिए दिल्ली, गुड़गांव इनको चूज किया जाता है, या फिर अगर हम कहें वहां पर इजीली वर्कर्स भी अवेलेबल हो जाता है, ऐसा पानीपत में क्यों नहीं होता है? NCR के अंदर पानीपत को भी लिया जा रहा है और वहां पर क्यों नहीं इतना लेबर मिल पाता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यहाँ पर स्किल्ड लेबर क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? ममता जी, इसमें समस्या क्या है? बेसिकली उनको एक पढ़ा लिखा और एक कंप्यूटर चलाने वाला वर्कर चाहिए, एजुकेटेड। हमारे को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारे को तो कुशल कारीगर चाहिए, चाहे वो अनपढ़ भी हो, क्योंकि ये टेक्सटाइल का काम है, वहां पे कंप्यूटर का काम है, IT का काम है। तो यहाँ पे तो हमें ट्रेन वर्कर चाहिए, मशीन चलाने वाले। हमें व्हाइट कॉलर वाले लोग नहीं चाहिए, हमें तो काम करने वाले, मशीन चलाएं, उसका जो काम और है इंडस्ट्री के रिपेयर का, मेंटेनेंस का, उनको चलाने वाला वर्कर चाहिए। तो ये वर्कर हमारा रूटीन में आता है बाहर स्टेट से, क्योंकि हमारा जो हरियाणा का वर्कर है वो आमतौर पे व्हाइट कॉलर जॉब पसंद करता है। जबकि हम बोलते हैं भाई टेक्निकल बहुत पैसे कमाता है, अब सीखो, और सीख भी रहे हैं, अब चेंज भी है कुछ। तो उस वजह से ये समस्या है कि वह जो बीटेक करेगा, MBA करेगा, तो वो गुड़गांव, नोएडा चला जाएगा। लेकिन पानीपत को जो वर्कर चाहिए वो चाहिए मशीन पे काम कारीगर। हमें तो ये जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो तो अच्छी बात है, अगर कम पढ़ा लिखा है तो चलता है। अतुल जी, कितना रोजगार है कि पानीपत वासियों के लिए या अगर बाहर से लेबर आए उसके लिए, पानीपत में खासकर? मेरे हिसाब से, आज के डाटा के हिसाब से पानीपत में कम से कम 10,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट बिजनेस है और 40,000 करोड़ का डोमेस्टिक बिजनेस है। टोटल बिजनेस पानीपत में 50-60 करोड़ का जरूर है। इसमें डायरेक्ट फर्निश प्रोडक्ट्स भी हैं और रॉ मटेरियल्स भी हैं, जिसमें ये बिजनेस पानीपत में डाइंग यूनिट्स हैं, ओपन एंड्स हैं, स्पिनिंग यूनिट्स हैं, वीविंग यूनिट्स हैं, मिंक है, पोलर है, निटिंग है, सब कुछ मिला के 50-60 करोड़ का बिजनेस तो है जो पानीपत जनरेट करता है। तो पानीपत का लेबर क्या पानीपत में रोजगार ले रहा है? यहाँ के लोग जो हैं वो कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? मेरे हिसाब से पानीपत का जो लोकल आदमी है तो वो तो 10-12-15% इन्वॉल्व होगा। दे ऑल्सो वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, तो वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जो बाहर की लेबर है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, बंगाल की है, वो लोग ज्यादा यहाँ पर आके कुशल, क्योंकि उनको जरूरत है, उनको पैसे चाहिए, वो लोग ज्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है। प्रीतम जी, कोरोना काल में कितना फर्क पड़ा था इंडस्ट्रियों में? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई थी, बड़ा असर देखने को मिला था। आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, कोरोना काल में जो फर्स्ट फेज था, हाँ,
उसमें तो कुछ दिक्कत आई हमें पानीपत में, पर सेकंड जो कोरोना काल था वरदान बन के आया पानीपत के लिए। हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना ज्यादा हो गया। अच्छा। सारी उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक्चुअल में क्या था भाई, जब कोरोना में यूरोप जितना था सब घरों में रेस्ट कर रहा था। हाँ। तो वहां की सरकार उनको इंसेंटिव दे रही थी, उनको कुछ पैसा कहीं खर्चना नहीं था, ना कपड़े कोई खास लेने थे। तो घर के जो होम फर्निशिंग की आइटमें थी उनका ध्यान उसी पे चलता गया। तो उन्होंने बल्क परचेज कर ली, तो हमें बूस्ट मिला जो सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज में हमें प्रॉब्लम आई। अभी ये जो अब स्टेज आई है इसमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसमें जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे लग रहा है जैसे क्राइसिस ही चल रही है। डिमांड और सप्लाई में गैप ज्यादा पैदा हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम है। ठीक है। मेन ई कॉमर्स कितना उसका फर्क पड़ा है? ई कॉमर्स में इंडस्ट्री के लिए तो बेनिफिट रहता है, इंडस्ट्री को तो कुछ फर्क नहीं, जो रिटेल के ट्रेडर हैं उनको हाँ। दिक्कत आती है। ई कॉमर्स की तरफ काफी ज्यादा पानीपत बढ़ रहा है, जितनी हमारे ब्लैंकेट हैं सारी चीजें हैं, अब ई कॉमर्स की तरफ ही उनका ध्यान ज्यादा चल रहा है। ठीक है। भीम सिंह जी, डाइंग का ये बिजनेस ये कितना रोजगार देता है? इस बिजनेस से कितना रोजगार इंडस्ट्री दे सकता है किसी को भी? और साथ ही साथ इसका जो अगर इसे ग्रो करने में कहें तो कितना समय लगता है? एक युवा अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए उसके पास क्या कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ स्किल होनी चाहिए कि वो इस बिजनेस को और आगे बढ़ा सके? ममता जी को पानीपत में जो टेक्सटाइल काम है उसका बेस ही डाइंग है। कोई भी इंडस्ट्री हो वो बिना डाइंग के नहीं चल सकती। चाहे हम कपड़े पहने, चाहे हम यार्न बनाएं, चाहे ब्लैंकेट को प्रिंटिंग करें या ब्लैंकेट को डाइंग करें, बेडशीट को डाइंग करें, मतलब कोई भी चीज टेक्सटाइल में तो उसका बेस डाइंग है। कोई भी किसी भी कपड़ा बनाओ उसमें जो लागत है उसमें लगभग 25% हिस्सा डाइंग का होता है। तो वर्कर भी लगभग आपको 25 की जगह 40 मिले, क्योंकि इसमें वर्कर ज्यादा लगता है। तो बहुत है, लेकिन इसके ऊपर कोई डाटा नहीं दे सकते, क्योंकि किसी एक्सपोर्ट का अपना डाई हाउस है, कोई जो वर्क करता है, कोई अपना प्रिंटिंग है, सबके अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग है और ये बहुत इसमें अवसर है। अब आने वाला समय बहुत क्रिटिकल आने वाला है, जैसे पानी की समस्या है, पोल्यूशन की है, होनी भी चाहिए, पर उसमें आज नई नई मशीनें सेट करना, पानी कैसे बचाना। मैं एग्जांपल देता हूं पानी बचाने के ऊपर ही। पहले हमारा पानी लगभग 45 mld CTP में जाता था, आज हमने उसको घटा के लगभग 35 से 36 mld पे ले आए हैं। तो हमने आज मशीनरी में अपने जो ट्रेनिंग में और जो नया प्रोसेसिंग है, नई चीज लाए हैं, बाहर से लाए हैं, उससे हमने पानी कम किया है। तो बहुत आगे चैलेंजिंग है, बहुत स्कोप है, क्योंकि डाइंग है तो या रंगाई है तो सब कुछ है। लेकिन इसमें युवा कितनी भागीदारी निभा रहा है? आपने आपका पीरियड चला गया, आने वाला पीरियड 20s का है, इसमें जो युवा है उसकी आप हिस्सेदारी कितना देख रही हैं? बहुत हिस्सेदारी है, क्योंकि अब जो यंग जनरेशन आ रही है बहुत पढ़ लिख के आ रही है, वो आज पुरानी मशीनरी पे काम नहीं करना चाहती, नई मशीनरी में लाके जहाँ पानी की बचत होती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, और उस पे काम कर रही है और नए नए डिजाइन बनते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा आती है और बहुत बड़ा उसके लिए ग्राउंड तैयार है और उसके लिए बहुत अवसर है। ठीक है अतुल जी, इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है आपकी शुरुआत से लेकर अब तक का? अगर मैं समय आपसे जानूं तो आपको क्या लगता है पानीपत में इंडस्ट्रीज में कितना बदलाव आया है? मेरे हिसाब से मैंने अपना कैरियर 91 में स्टार्ट किया था, उसके हिसाब से तो पानीपत में पूरा ही बदल चुका है। पानीपत आज पानीपत में जो वीविंग मशीन्स हैं, स्पिनिंग मशीन्स हैं, निटिंग मशीन्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। पानीपत पहले एक हैंडलूम सिटी के नाम से जाना जाता था, पर आज यहाँ पर हैंडलूम के बाद पावर लूम्स आई और पावर लूम्स के बाद वीविंग में शटललेस, निटिंग मशीन्स, ओपन एंड, सारी अच्छी अच्छी प्रोसेसिंग मशीन्स, पूरा टेक्निकल जो वर्ल्ड का बेस्ट मशीन्स है वो पानीपत में है इस टाइम। ठीक है, ये अभी है, लेकिन इन फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं पानीपत को? पानीपत बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और करता रहेगा। पानीपत में जो इनोवेशन है, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर का लेवल है, इन्वॉल्वमेंट है और जो डिजाइनिंग डेवलपमेंट यहाँ पर चल रही है, वो तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में जब हमारा नाम है तो वो रहेगा और ऊंचा ही बढ़ेगा। ठीक है प्रीतम सिंह जी, हैंडलूम के लिए हम पानीपत को जान रही हैं, लेकिन ये हैंडलूम का बिजनेस लेकर पानीपत कितना आगे ग्रो करने वाला है?
डायरेक्टली मीन्स टेक्सटाइल इसी हाँ, का। मैं आप इनसे पूछ रहे थे इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंची। हाँ। मैं आपको एग्जांपल सिंपल देता हूँ। हम एम्बेसडर से मस्जिद तक आ गए, ठीक है। यू सी द ग्रोथ। हाँ, अब इससे आगे जो कुछ और आगे आएगा तो पानीपत हवाई जहाज में भी आने को तैयार ही बैठा हुआ है। अच्छा। तो जो इनोवेशन बहुत ज्यादा, और ये सारा कुछ जो हो रहा है इनोवेशन, ये हमारी अगली जनरेशन कर रही है। हम तो उनको गाइड कर रहे हैं। तो हम अगली जो जनरेशन आ रही है वो हाई टेक्नोलॉजी में आ रही है। जितनी भी मशीनरी आ रही है, जो हाई एंड मशीन है, जो एक्सट्रीम मशीन होती है, वही पानीपत में आ रही है। दिस इज द बिट। कोई टेक्नोलॉजी का एक एंड होता है, चाहे वर्ल्ड का किसी कोने का हो, वो पानीपत में ही आ रहा है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसमें सरकार ने कितनी मदद की है इंडस्ट्री को ग्रो करने में? इंडस्ट्री को ग्रो करने में सरकार की तो मदद इतनी ज्यादा नहीं है, पर इंटरप्रेन्योर खुद कर रहा है। सरकार से तो हम यही कहते हैं भी मान लो इंडस्ट्री तो खुद लगा लेंगे, जो हमारा रहन सहन है और शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जिम्मे वो काम है। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। हम रह रहे हैं पानीपत में, मैं अपने दिल की बात आपको कह रहा हूँ। हमें रहन सहन इंफ्रास्ट्रक्चर करनाल जैसी दे रहे, हमको इंदौर की भी नहीं मांग रहे। हाँ। रहते पानीपत में, रहन सहन और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करनाल जैसी चाहिए। ठीक है, करनाल का चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए। लास्ट सवाल भीम सिंह आपसे होगा, क्योंकि समस्याएं आपने बताई, समाधान की हमने बात कर ली है, सरकार की पॉलिसीज के बारे में आपने जिक्र किया है, लेकिन सवाल मेरा लास्ट ये रहेगा कि जो इंडस्ट्री में बदलाव आया है पानीपत की, आप आगे कहाँ आंकते हैं इसे? ममता जी, इसमें पानीपत का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर सरकार अब कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे मैंने एसटीपी का पानी आपको बताया, ऐसे अनाउंसमेंट का मुद्दा है, ऐसे जो बिजली की कमी नहीं है हरियाणा में, मैं आपको बता दूं बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही फिर कहता हूं अधिकारियों में प्रॉब्लम है, वितरण की कमी है। आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं लाइट जा रही है, कहीं वहां फ्यूज कट गया। अब ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 24 सेक्टर की लाइट कटनी है, खराब हो गई है तो 29 की काट देते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो वितरण की कमी है, लाइट की कमी नहीं है। तो अगर सरकार ध्यान दे तो पानीपत एक इंडिया में क्या वर्ल्ड में अपना नाम जो पहले कर रखा है उसको कहीं उज्जवल कर सकती है। सरकार को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई अब जमीन चाहिए, किसी को 5 एकड़ में फैक्ट्री बनानी, तो कौन 50,000 रुपए मीटर की फैक्ट्री लेके बना पाएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पॉलिसी में करना पड़ेगा कि फ्री जोन कर दें, जहां पे खेती बाड़ी थोड़ी कम होती है वहां पे फ्री जोन बना दे आसपास, तो जिससे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और कम रेट पे इसको जमीन उपलब्ध करवाए। बिल्कुल, बड़ी बातें हैं क्योंकि सरकार से काफी उम्मीदें हैं उद्योगपतियों को। और फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो पानीपत में लगातार उद्योग बढ़ तो रहा है, लेकिन कई समस्याएं हैं जो उद्योगपतियों ने आज सरकार के सामने रखी है। उम्मीद है सरकार इन समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।